Yes. Namaste, students. Back to chapter Making of the Global World. Inter-war economy. First World War. Please note down the years. Before telling you about this topic, let me tell you one thing. First World War में इंडिया का कोई रोल नहीं था, but Britishers they dragged India. ब्रिटिशर्स ने और यूरोपियन जितनी भी ये यूरोपियन इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं, दे ड्रैग द वीक नेशंस फॉर देयर ओन बेनिफिट. They were not having any reason, but they for their own benefit they dragged all the nations. First World War, note down the year. It is important to note down. The impact was felt around the world. हमारा जो कंसर्न इस चैप्टर में है, it plunged the first half of the 20th century, मतलब and into a crisis that took over 3 decades to overcome. मतलब ये ऐसा क्राइसिस आया फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century में, फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century सॉरी, मतलब 1900 से और 1950 तक की बात कर रहे हैं, कि जिसने 30 साल तक पूरे वर्ल्ड को इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ धकेल दिया. ड्यूरिंग दिस पीरियड वर्ल्ड ने काफी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, और उसका सारा कारण जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था. अभी भी आप देख लीजिए, यूक्रेन के वॉर के कारण पूरे वर्ल्ड में ऑयल प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो गए हैं, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं. तो वॉर बेटे कहीं भी होता है, उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड को फेस करना पड़ता है और उसको देखना पड़ता है, सफर करना पड़ता है. वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन. सो मैं एक बार और इस सेंटेंस को आपको दोबारा से आपका इसकी तरफ ध्यान दिला दूं. ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century. हम किस पीरियड की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century. ड्यूरिंग दिस पीरियड वर्ल्ड ने बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये सब जो है वो फेस किया था. वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन. अब देखिए वॉर टाइम में क्या ट्रांसफॉर्मेशन है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता है ये, और पता होना चाहिए, एक साइड एलाइड कंट्रीज थी, और एलाइड कंट्रीज में थी ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, बाद में यूएस ने ज्वाइन किया था लास्ट ईयर 9th में. आप लोगों ने पढ़ा होगा हिटलर वाले चैप्टर में. एंड ऑपोजिट साइड में सेंट्रल पावर्स थी, जिसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन टर्की. जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था अगस्त 1914 में, बहुत सारी गवर्नमेंट जो थी उन्होंने ये सोचा था कि ये क्रिसमस तक ओवर हो जाएगा. मतलब अगस्त में स्टार्ट हुआ है, जैसे यूक्रेन वॉर के साथ था कि हो जाएगा 3 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में. तो बट इट लास्टेड मोर देन 4 years. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लास्टेड फॉर मोर देन 4 years. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज अ वॉर जो पहले कभी नहीं हुआ, तभी इसका नाम रखा गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फाइटिंग क्या इन्वॉल्व कर रही थी? वर्ल्ड की लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन जो हैं वो इसमें आ रहे थे. बहुत इंपॉर्टेंट जो खतरनाक बात थी कि सारे लीडिंग नेशंस थे इसमें, और वास्ट पावर्स थी जो मॉडर्न इंडस्ट्री की, एंड टू इन्फ्लिक्ट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑन देयर एनिमीज. दोनों की तरफ कंपटीशन ऐसा था कि दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते थे ज्यादा से ज्यादा. दिस वॉर वॉज दस, इसको क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल वॉर. फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था. बिकॉज इसका ये रीजन है ये, क्योंकि इधर मशीन्स, गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स ये यूज किए गए थे. एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट इंडस्ट्रियल वॉर. ये टू फाइट द वॉर मिलियंस ऑफ सोल्जर्स रिक्रूट करे गए, उनको मतलब ट्रेनिंग दी गई उनको, एंड अराउंड द वर्ल्ड. और फ्रंट लाइन में मूव टू द फ्रंट लाइंस ऑन द लार्ज शिप एंड ट्रेन. फ्रंट लाइन मतलब आपको अगर फैक्ट बताऊं तो ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती इंडियन सोल्जर्स को ड्रैग किया था. उनके लिए इंडियंस की जान की कोई कीमत नहीं थी. अकॉर्डिंग टू देम इंडियंस जो हैं, अकॉर्डिंग टू देम इंडियंस की एज ह्यूमन बीइंग भी वो कोई वैल्यू नहीं समझते थे. वो इंडियंस को मियरली
एक बहुत मिनिमल, मतलब अगर वो मर भी गए इंडियंस तो उनके लिए कोई उसकी इम्पोर्टेंस नहीं थी। ये हमारी उस समय उनकी निगाहों में ये इम्पोर्टेंस थी। सो द स्केल ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, 9 मिलियन डेड एंड 20 मिलियन इंजर्ड, अनथिंकेबल, मतलब सोच भी नहीं सकते आप कि ऐसा विदाउट यूज ऑफ इंडस्ट्रियल आर्म्स, आर्म्स यूज नहीं हुए थे इवन देन, इतना ज्यादा नुकसान नुकसान जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था। मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को रिक्रूट करना पड़ा, फ्रंट लाइन में लेकर आए उनको, और ये इतनी किलिंग्स जो है वो द लार्ज स्केल किलिंग्स दे हैपेंड एट दैट टाइम। नाउ ये ये लार्ज स्केल किलिंग जो है ये हुई थी उस टाइम पे। तो ये लार्ज स्केल किलिंग का क्या इसका रीजन था, कि ये रीजन ये था इसका कि लार्ज स्केल किलिंग, आप देखिए इंडस्ट्रियल वॉर था, ये इंडस्ट्रियल आर्म्स यूज हुई थी, और लार्ज स्केल किलिंग जो है वो इसके लिए यूज हो गई थी। एंड these were all increasingly modern large scale industries, ये इसको modern large scale industrial war कहा जाता है ये। Now I am moving ahead with this, that अब नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पैरा में, मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड मेम्ड वर मेन, मेम्ड मींस जिनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, जितने भी डेथ हो गई थी या जिनके बेचारों की बॉडी के कोई भी पार्ट कट गया था, वो सारे वर्किंग एज के थे। मोस्ट ऑफ देम देवर वर्किंग एज, क्योंकि एजेड नहीं थे, एबल बॉडीड थे वो लोग। एंड एबल बॉडीड वर्कफोर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई थी क्योंकि उनकी कमी आ गई थी। अब हाउस होल्ड इनकम डिक्लाइन हो गई। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैथेटिक सिचुएशन ऑफ दिस टाइम, कि जितने भी लोगों की डेथ हुई थी वो ज्यादातर या जिनकी डेथ हुई थी या जिनका जो एबल बॉडीड लोग थे जिनकी डेथ हुई थी वो सारे, यस, एंड ये जितनी भी लोगों की इनकी डेथ हुई थी मोस्ट ऑफ देम दे वर एबल बॉडीड थे ये। एंड विद फ्यूअर नंबर ऑफ विद इन द फैमिली, हाउस होल्ड इनकम सबकी डिक्लाइन हो गई। ड्यूरिंग, मतलब ये वॉर का बहुत ड्रेडेड इम्पैक्ट था ये। ड्यूरिंग द वॉर इंडस्ट्रीज जो हैं वो रिस्ट्रक्चर करा गया, उन्हें वॉर रिलेटेड गुड्स जो है वो डेवलप करने के लिए फोर्स किया गया। एंटायर सोसाइटीज ऑल्सो रीऑर्गेनाइज्ड फॉर वॉर, मतलब सभी इंडस्ट्रीज कर क्या रही थी, खाना नहीं, फूड ग्रेन की बात नहीं हो रही थी यहाँ पे। यहाँ पे केवल वॉर में जो जो रिक्वायरमेंट थी वो चीजें प्रोड्यूस होने की बात हो रही थी। विमेन ऑल्सो केम आउट ऑफ देयर हाउसेज टू डू द जॉब। Women stepped in to undertake jobs that earlier only men were expected to do. ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था वॉर के बाद। ये एक इसका बहुत बड़ा, मतलब सोसाइटी का भी इम्पैक्ट था। आप देखिए ये सोशल इम्पैक्ट है ये। एंटायर सोसाइटीज वर रीऑर्गेनाइज्ड, आप देखिए एंटायर सोसाइटीज दे वर रीऑर्गेनाइज्ड एंड विमेन स्टेप्ड इन टू टेक, सभी विमेन जो है वो बाहर आई। आप ये देखिए ये साथ में आपके पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये किस तरीके से विमेन, आप देखिए लॉन्ग गाउन्स पहनकर, नाइन्थ में एक चैप्टर था क्लोथिंग, तो आप लोगों के कोर्स में नहीं था वो, तो उसमें ये दिखाया गया है। ये देखिए किस तरीके से वो आर्मामेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। द वॉर लेड टू द स्नैपिंग ऑफ इकोनॉमिक लिंक बिटवीन सम ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमिक, जितने भी लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर्स थी उसमें इकोनॉमिक लिंक्स जो है, स्नैपिंग ऑफ इकोनॉमिक लिंक्स बिटवीन सम ऑफ, ब्रिटेन ने, मतलब आपस में इंटर इकोनॉमिक एक्सचेंज हो रहा था, लेन देन आपस में, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज थी उसमें आपस में लेन देन स्टार्ट हो गया था लार्ज स्केल पे। ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम यूएस बैंक्स एज वेल एज द यूएस पब्लिक। इस समय ब्रिटेन, बहुत हैरानी की बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन, जो सो कॉल्ड, मैंने आपको लास्ट अपने लेक्चर में भी बताया था, अनडिक्लेयर्ड सुपर पावर थी, अब वही ब्रिटेन धीरे धीरे करके उसकी इकोनॉमी डाउन हो रही थी। और ब्रिटेन को केवल फायदा कहां से हो रहा था, लास्ट भी अपने लेक्चर से मैंने बताया था, ब्रिटेन को सबसे ज्यादा जो पैसे की तरफ से फायदा हो रहा था वो केवल इंडिया से हो रहा था ब्रिटेन को। सो ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम ऑफ मनी, यूएस बैंक से भी, पब्लिक से भी बोरो किया, एंड दस द वॉर ट्रांसफॉर्म द यूएसए फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल डेप्टर टू एन इंटरनेशनल क्रेडिटर। अब यूएसए का राइज जो है वो बेटे स्टार्ट हो गया था।
आप ये देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस सेंटेंस दैट यूएसए धीरे धीरे करके जो अभी तक कर्जदार हुआ करता था, द वॉर ट्रांसफॉर्म यूएसए एक इंटरनेशनल कर्ज था उसके ऊपर, अब धीरे धीरे करके अब वो उधार देने लगा था। इन अदर वर्ड, एट द वॉर एंड यूएसए और उसके सिटीजन जो हैं उनके पास ओवरसीज एसेट्स ज्यादा थे, एंड देन फॉरेन गवर्नमेंट एंड सिटीजन ओन इन यूएसए। मतलब अमेरिकन लोग और अमेरिका के पास ओवरसीज एसेट्स प्रॉपर्टी ज्यादा हो गई थी, क्योंकि जो लोग उधार लेते थे, जैसे ब्रिटेन ने उधार लिया अमेरिका से, सपोज पब्लिक से भी लिया, तो उधार लिया तो अपनी फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी उनकी इंडिया में है, उसको गिरवी रख के उधार लिया। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका में सपोज जयपुर में एक इनकी प्रॉपर्टी है, तो वो जयपुर की प्रॉपर्टी अमेरिकन के पास चली गई, ब्रिटिशर्स ने वो उधार पे रख दी, दैट इज गिरवी रख दी, मतलब उन्होंने उधार उसको गिरवी रख कर लिया। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। पोस्ट वॉर रिकवरी, अब देखिए रिकवरी, आप देखिए कोई भी नुकसान होता है उससे रिकवरी का फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कहीं फ्लड आए, अर्थक्वेक आए, कोई भी डिजास्टर हो, तो उसका रिकवरी का जो है वो पीरियड वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोस्ट वॉर रिकवरी, पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी बहुत डिफिकल्ट प्रूव हुई। ब्रिटेन जो कि वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी थी और वो बहुत ज्यादा क्राइसिस में आ गई थी। ब्रिटेन वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद वॉर, इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई थी इंडिया में और जापान में, एंड आफ्टर द वॉर ब्रिटेन को बहुत मुश्किल हुआ टू रिकैप्चर अपनी इंडियन मार्केट में वो जो पुरानी साख कहते हैं ना हिंदी में, अपनी जो इमेज है, जो प्रेस्टीज है, वो डेवलप करना ब्रिटेन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, जो पोजीशन इंडियन मार्केट में पहले थी। एंड जापान के साथ कॉम्पीट करना इंटरनेशनल लेवल पे भी मुश्किल हो गया था। मोर ओवर टू फाइनेंस वॉर एक्सपेंडिचर, ब्रिटेन ने लिबरली, मतलब बहुत दिल खोल के बोरो किया उसने यूएसए से। दिस मैन कि बाय द एंड ऑफ दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन के ऊपर कर्ज का बहुत ज्यादा भार था। एक बार और मैं ये पैराग्राफ आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि पोस्ट वॉर रिकवरी में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ, बैडली इफेक्टेड हुआ, वो ब्रिटेन हुआ। इंडियन मार्केट में ब्रिटिशर्स की वो साथ जो इज्जत थी वो नहीं रह गई थी, जापान के साथ उनको कॉम्पीट करना पड़ रहा था। और मोर टू फाइनेंस वॉर एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए उनको अमेरिका से उन्होंने बहुत लिबरली उधार लिया। और अमेरिका से उधार लेने का मतलब है कि नेचुरल है, जो उधार लेगा वो कर्ज में हो जाएगा। सो टू फाइनेंस वॉर एक्सपेंडिचर ब्रिटेन ने लिबरली बोरो किया और उनके जो है वो डेप्ट इंक्रीज होते चले गए, कर्ज इंक्रीज हो गए। द वॉर हैड लेड टू इकोनॉमिक बूम, The war had led to an economic boom, to a large increase in demand, production and employment. इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो ही रही थी, गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज हो रही थी, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रही थी। व्हेन द वॉर बूम एंडेड, प्रोडक्शन जो है कम हो गई, एंड अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए वॉर के टाइम पे इकोनॉमिक बूम क्यों था, क्योंकि वॉर रिलेटेड गुड्स सभी इंडस्ट्रीज बना रही थी, चाहे वो सोल्जर्स की ड्रेसेस हो, वॉर में आने वाले इक्विपमेंट्स हो, वॉर में यूज करे जाने वाले बेडिंग्स हो, कुछ भी चीज हो, तो वॉर और इस तरीके से इंडस्ट्रियल बूम आ गया था। और द वॉर एंडेड एंड द प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट हुई और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो गई। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया ब्लोटेड वॉर एक्सपेंडिचर और पीस टाइम रेवेन्यू के लिए। ये जो डेवलपमेंट है लेड टू ह्यूज जॉब लॉसेस, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, मतलब इन 1 in every 5 ब्रिटिश वर्कर आउट ऑफ जॉब, मतलब हर 5 में से एक ब्रिटिशर जो है वो जॉब से बाहर था। इंडीड एंजाइटी एंड अनसर्टेनिटी अबाउट द वर्क एक बहुत एंड्योरिंग पार्ट हो गया, मतलब लोगों के अंदर बहुत प्रॉब्लम आ गई, लोगों की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इंक्रीज हो गई, क्योंकि उनके पास, जैसे आपने अगर याद हो राइज ऑफ हिटलर वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा था, आप देखिए चीजें सब सेम होती हैं, चीजें वर्ल्ड में सब सेम होती हैं क्योंकि इंसान रहते हैं ना वर्ल्ड में। तो जैसे ही वॉर खत्म हुआ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इंक्रीज हो गई, जॉब लॉसेस हो गए,
और ये जॉब लॉसेस जो हैं ये बहुत ज्यादा नुकसान, लोगों को एंजाइटी हो गई, they were out of work, 1 out of 5 was out of work. Many agricultural economies were also in crisis. चाहे आप वीट प्रोड्यूसर्स देख लीजिए, बिफोर द वॉर ईस्टर्न यूरोपियन जो है, यूरोप वीट सप्लाई करता था वर्ल्ड मार्केट में, सबसे बड़ा वीट सप्लायर था। बट जब ये सप्लाई रुक गई, वीट प्रोडक्शन इन कनाडा, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया ने बहुत एक्सपैंड कर लिया। तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज जो हैं दे वर आल्सो इन डीप क्राइसिस, एंड वंस द वॉर वाज ओवर, प्रोडक्शन इन ईस्टर्न यूरोप रिवाइव्ड एंड क्रिएटेड अ ग्लट इन ग्रेन प्राइस। मतलब अब देखिए, जब वॉर था तो वीट प्रोड्यूस की जगह वॉर रिलेटेड गुड्स हो रहे थे। अब दोबारा से जब वॉर खत्म हुआ तो वीट ही वीट आने लगा मार्केट में, इतना हो गया, ओवर हो गया वीट। और इसके कारण कोई भी चीज, देखिए इकोनॉमिक्स का ये प्रिंसिपल है, किसी भी चीज की डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस इंक्रीज होगा। अगर किसी चीज की स्केर्सिटी है तो प्राइस इंक्रीज होगा, पर अगर कोई मार्केट में बहुत ज्यादा है तो उसका प्राइस जो है वो डाउन हो जाएगा। वॉर ओवर हुआ, ईस्टर्न यूरोप ने अपना वीट ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, एंड वीट इतना आ गया कि ग्रेन के प्राइसेस डिक्लाइन हो गए। गरीब लोगों को बहुत नुकसान हुआ, हर समय चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, नुकसान गरीब लोगों को होता है, क्योंकि ये किसान ग्रो करते हैं, तो सारा नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। फार्मर जो हैं वो बेचारे अगेन डीप डेब्ट में हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। देखिए, मास प्रोडक्शन का मतलब है बल्क में चीजें प्रोड्यूस करना, और बल्क में चीजें कैसे प्रोड्यूस होती हैं? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन द यूएसए रिकवरी जो है वो क्विक हुई। क्यों? इसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा, वो क्योंकि इकोनॉमी यूएसए की वो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी, बेटर हो गई थी, क्योंकि सब उधार दे रहे थे। उधार देने का मतलब है पब्लिक भी उधार दे रही थी, मतलब लोगों के पास पैसा था। आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल इन द वॉर ईयर्स, यूएस इकोनॉमी की बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई थी 1920s तक। अभी आप 1930s में देखेंगे दोबारा इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, पर पहले आप ये देख लीजिए, वो तो आपने लास्ट उसमें पढ़ा था। आप देखिए ये क्रेडिट कार्ड वगैरह, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आप देखेंगे इसमें, इस वाले पेज पे और इस वाले टॉपिक में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जिससे आप आज अपने आप को प्रेजेंट डे से कोरिलेट कर पाएंगे। वन इंपॉर्टेंट फीचर यूएस का इस समय था मास प्रोडक्शन। लोग, आपने लास्ट अभी मैंने आपको पेज में बताया था ना कि ब्रिटिशर्स अमेरिकन गवर्नमेंट से भी पैसा उधार ले रहे थे, पब्लिक से भी ले रहे थे। पब्लिक ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसा उधार दे रही थी। से फॉर एग्जांपल अगर बैंक दे रहा है 12% इंटरेस्ट पे, तो पब्लिक, और क्योंकि ब्रिटिशर्स को जरूरत थी तो पब्लिक दे रही थी फॉर एग्जांपल से 24%, मतलब 2% पर मंथ, दैट इज टू मच। तो वन इंपॉर्टेंट फीचर यूएस इकोनॉमी का वाज मास प्रोडक्शन एंड मास प्रोडक्शन इन द लेट 19th सेंचुरी, बट इन 1920s ये एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बन गया। अब बहुत वेल नोन पायनियर थे मास प्रोडक्शन में फोर्ड। फोर्ड मोटर्स का नाम आप सबने सुना होगा। उन्होंने क्या किया, असेंबली लाइन। असेंबली लाइन किसको कहते हैं? कभी आप लोग किसी इंडस्ट्रियल प्लांट में गए हैं ना, जैसे वो पहले आप लोग छोटे होते होंगे तो वो कोका कोला प्लांट में, मदर डेयरी के प्लांट में तो असेंबली लाइन होती है, जैसे एक मशीन होती है जिसमें ऐसे करके वो बॉटल्स चलती है, उसके ऊपर कैपिंग होती रहती है, तो ये असेंबली लाइन। शिकागो में जहाँ पे वो स्लॉटर हाउस था, डिट्रॉइट में इन हिज न्यू कार प्लांट, वहीं पे उसी जगह शिकागो में स्लॉटर हाउस की जगह एक कार प्लांट लगाया गया डिट्रॉइट में। ही रियलाइज दैट असेंबली लाइन मेथड से कि एक टाइप की, जैसे फॉर एग्जांपल एक मशीन एक काम कर रही है हजारों गाड़ियों के लिए, तो असेंबली लाइन, ही रियलाइज दैट असेंबली लाइन मेथड वुड अलाउ अ फास्टर एंड चीपर वे व्हीकल प्रोड्यूस करने के लिए। न्यू कार प्लांट लगाया गया डिट्रॉइट में, और उनको ये लगा कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है ये व्हीकल्स प्रोड्यूस करने का। असेंबली लाइन फोर्स्ड workers to repeat a single task mechanically and continuously, such as fitting a particular part to the car at a pace dictated by the conveyor belt. Conveyor belt आपको अभी ये नीचे एक फोटोग्राफ है उसमें भी आपको नजर आएगी, और वैसे अगर आप कभी
गए हो मदर डेयरी प्लांट वगैरह में, तो आपको वहां पे कन्वेयर बेल्ट, जैसे ये एयरपोर्ट्स वगैरह पे नहीं होती है कन्वेयर बेल्ट, इट इज लाइक दैट ओनली। दिस वाज अ वे ऑफ, अपने आप आती है और उस पर फिटिंग करनी होती है बस। दिस वे इंक्रीजिंग द आउटपुट पर वर्कर एकदम इंक्रीज हो गया। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेयर बेल्ट, नो वर्कर कुड अफोर्ड, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट में तो चीजें फटाफट जाती है ना, जैसे आपका लगेज नहीं जाता एयरपोर्ट से, तो वो लगेज ऐसे ही फटाफट चीजें जाती हैं। अब कोई भी वर्कर ना बात कर सकता था ना डिले कर सकता था, क्योंकि अगर उसने डिले किया, ब्रेक लिया, या इवन एक बात भी करी अपने फ्रेंड से, तो वो कन्वेयर बेल्ट आगे निकल जाएगी। एज अ रिजल्ट हेनरी फोर्ड्स कार केम ऑफ द असेंबली लाइन एट 3 मिनट इंटरवल। मतलब 3 3 मिनट में एक गाड़ी जो है वो बन के, मतलब फाइनल होके, एंड फास्टर देन एनी प्रीवियस मेथड। तो टी मॉडल फोर्ड वाज वर्ल्ड मास प्रोड्यूस, सबसे पहले ये वर्ल्ड की मास प्रोड्यूस्ड कार थी। एट फर्स्ट वर्कर्स, फोर्ड वर्कर्स इसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे थे। देखिए देखिए, कोई भी चीज, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो मुश्किल हुई थी, आपको भी हुई थी, टीचर्स को भी हुई थी। बट आप देखिए इस समय ऑनलाइन क्लासेस का अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं वो, मतलब जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ मैं। एट फर्स्ट वर्कर्स फोर्ड फैक्ट्री में वर अनेबल टू कोप विद द स्ट्रेस ऑफ वर्किंग ऑन असेंबली लाइन, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे, मतलब मशीन चल रही है उसके ऊपर उनको उसी समय काम करना है। सो दैट दे क्विट, कई लोगों ने क्विट कर लिया। वो डबल द डेली वेज, अब उन्होंने क्या किया, वेजेस को डबल कर दिया। एंड वेजेस को डबल करने से ही बैन ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन बैन कर दी, और वहां पे वेजेस को डबल कर दिया, जिससे हेनरी फोर्ड रिकवर्ड द हाई वेज बाय रिपीटेडली स्पीडिंग अप। अब वो कैसे रिकवर किया, वेजेस इंक्रीज करना भी तो मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कैसे किया कि उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही थी और प्रॉफिट बन रहा था, तो उससे उन्होंने wages increase कर दिए। So much so he would describe his decision to double the daily wages as the best cost cutting decision he had ever made। मतलब उनके अकॉर्डिंग वर्कर्स की वेजेस इंक्रीज करना उनके लिए सबसे ज्यादा, उनके लाइफ का एक बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन रहा है। उन्होंने डिस्क्राइब किया, ही डिस्क्राइब हिज डिसीजन टू डबल द डेली वेज एज द बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन he had ever made। मतलब केवल वर्कर्स की वेजेस इंक्रीज करने से काफी उनकी कॉस्ट में फर्क पड़ गया था। फोर्ड की इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस एकदम से यूएस में स्प्रेड हो गई, एंड दे वर आल्सो कॉपीड इन यूरोप आल्सो। मास प्रोडक्शन लोअर द कॉस्ट एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स। मास प्रोडक्शन से बेटे हमेशा कॉस्ट कम होती है। नैनो कार जब ये टाटा, रतन टाटा जी ने लगाया था इसका प्लांट, तो इसका एक फॉर्मूला था, उन्होंने एक आर्टिकल में बोल बताया था। उसका नक्शल में यही है कि एक बहुत बड़ी जगह ले ली उन्होंने, एक गाड़ी के लिए जो जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी है वो उसी पर्टिकुलर प्लांट एक जगह पे थी। मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कट डाउन करने से उनको जो चीज है, जो कॉस्ट है नैनो की, वो काफी डिक्रीज हो गई थी। और फोर्ड ने क्या किया था, मास प्रोडक्शन से उन्होंने ये कॉस्ट को डिक्रीज किया था। सो थैंक्स टू हायर वेजेस वर्कर्स कुड नाउ अफोर्ड टू परचेज ड्यूरेबल कंज्यूमर। अब लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो लोग ब्रिटिशर्स को लोन दे रहे थे, तो हायर वेजेस के कारण अब लोग कार खरीदने लगे थे, कार खरीदने लगे थे। सिमिलरली देयर वाज एन वेरी मच इंक्रीज, एकदम अपसर्ज था। किस चीज में इंक्रीज था, लोग फ्रिज खरीद रहे थे, वॉशिंग मशीन खरीद रहे थे, और किस कैसे, क्रेडिट कार्ड से, हायर परचेज से, जैसे होता है ना किश्तों में, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करके, मशीन्स, रेडियो, ग्रामोफोन, ऑल थ्रू अ सिस्टम ऑफ हायर परचेज एंड क्रेडिट रीपेड इन वीकली और मंथली इंस्टॉलमेंट। The demand for refrigerator, washing machine, etc. was also fueled by a boom in house construction। मतलब घर भी बन रहे थे। मतलब अगर आप ये सब, अगर इसको नक्शे में देखें, तो चारों तरफ अमेरिका में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस थी। डिमांड जो है वो एकदम इंक्रीज हो गई, लोगों ने क्रेडिट कार्ड से इंस्टॉलमेंट पे चीजें लेनी शुरू कर दी, हाउसिंग फैसिलिटीज लोगों को मिलने लगी, लोग घर खरीदने लगे। हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम 1920s का प्रॉस्पेरिटी का बेस था।
ये दो पिलर्स थे प्रोस्पेरिटी के, एक तो घर खरीद रहे थे लोग और एक कंज्यूमर्स। देखिए जितना ज्यादा कंज्यूमर मार्केट में चीज खरीदेगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, मैं बैकवर्ड चल रही हूँ। कंज्यूमर चीज खरीदेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होगी तो इकोनॉमी भी इंक्रीज होगी। मैं इस वे में चल रही हूँ। अगर मैं इस वे में चलूँ तो भी बात वही है। लार्ज इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग एंड हाउस होल्ड गुड्स, ये एक एम्प्लॉयमेंट, और नेचुरल है इंडस्ट्रीज इंक्रीज होंगी तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। सो हायर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, साइकिल ऑफ हायर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, राइजिंग कंजप्शन डिमांड मोर इन्वेस्टमेंट और अगेन मोर इनकम, ये साइकिल चलती जा रही थी। हायर एम्प्लॉयमेंट, हायर इनकम, कंजप्शन इंक्रीज, डिमांड मोर इन्वेस्टमेंट, और इस तरीके से ये साइकिल मूव ऑन हो रही थी। 1923 में यूएस रिज्यूम्ड वो एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब यूएसए ने बहुत बड़ा ओवरसीज लैंडर बन गया। यूएस इंपोर्ट एंड कैपिटल एक्सपोर्ट्स एकदम से यूरोप ऑल्सो बूस्टेड यूरोपियन रिकवरी। वर्ल्ड ट्रेड 6 साल में, वर्ल्ड ट्रेड एंड इनकम ग्रोथ ओवर 6 years, मतलब यूरोपियन भी काफी रिकवर हो गए थे। 6 साल में काफी इकोनॉमी रिकवर हो गई थी, बहुत ज्यादा। लेकिन ये सब जो खुशी थी ये कुछ टाइम के लिए थी। नेक्स्ट टॉपिक में बाद में, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपने बताऊंगी कि कैसे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, वही टाइप का इकोनॉमिक डिप्रेशन जो आप लोगों ने एविडेंस दिया है। आप लोग कैसे कहेंगे कैसे मैम, कोविड के टाइम पे 1920, हम 2020 की बात कर रहे हैं और ये अभी जो हम बात करेंगे 1930 की बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स प्लीज, अगर आपको समझ में आया, डू सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा एंड लाइक द वीडियोस, व्यू द वीडियोस डेफिनेटली।